Hello friends, welcome again. In this video we'll talk about monarchy and democracy in Nepal. Nepal, as you know, was a Hindu kingdom and a constitutional monarchy also for a very long time. And throughout this period, many political parties and the people of Nepal, they wanted to have a more open and responsive system of government. मतलब वहाँ की जो लोग और political party है वो एक ज़्यादा responsible government चाहते थे, वो चाहते थे कोई democratic गवर्नमेंट, क्योंकि साउथ एशिया में जैसे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उन सब में वो आसपास अपने देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है, तो दे हैड फेथ एंड देयर एस्पिरेशंस फॉर डेमोक्रेसी. जो किंग थे वहाँ के, जो किंग थे, विद द हेल्प ऑफ आर्मी ही एक्चुअली नेवर अलाउड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू ग्रो, और उन्होंने पूरा कंट्रोल बना के रखा गवर्नमेंट पे और रिस्ट्रिक्ट किया डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन को नेपाल में. किंग ने हालांकि पार्शली जो ये डिमांड थी डेमोक्रेसी की, इसको एक्सेप्ट किया इन 1990s, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हो गई थी. एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड अ शॉर्ट एंड अ ट्रबल्ड करियर. लेकिन हुआ क्या कि वो जो 90s में जो थोड़ी बहुत उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया, वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रही. 90s में माइस्ट्स ऑफ नेपाल ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे अपने इन्फ्लुएंस लोगों में स्प्रेड करने में. और ये लोग जो थे ये आर्म इंसर्जेंसी में बिलीव करते थे अगेंस्ट द मोनार्की. ठीक है, आर्म इंसर्जेंसी का मतलब क्या हुआ कि वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, जिसको हम एक लेमैन की लैंग्वेज में वॉलेंट एक्टिविटीज़ या टेररिज्म भी कह देते हैं, है ना. तो उस तरह से इन्होंने आर्म इंसर्जेंसी शुरू कर दी अगेंस्ट द मोनार्क, और जो रूलिंग एलीट थी, मोनार्क मतलब द किंग, और उसकी अपने जो लोग थे रूलिंग एलीट. और इसकी वजह से एक माइस्ट का गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया किंग की आर्मी और माइस्ट के बीच में. और कुछ वक्त तक एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चला वहाँ पर. ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट मतलब तीन लोगों के, तीन अलग अलग पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट था. एक तरफ था मोनार्क, या मैंने यहाँ पे दिखाया भी था थोड़ा सा, मोनार्क, राइट, मोनार्क. देन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स थे जो डेमोक्रेसी चाहते थे, और थर्ड थे माइस्ट्स. ठीक है, तो तीन अलग अलग फोर्सेस जो थी वो वहाँ पर काम कर रही थी. किंग किंग एंड monarchy, Democrats, pro-democratic people, and third were the Maists. In 2002, किंग ने क्या किया, जो उन्होंने पार्लियामेंट को अलाउ किया था उसको भी डिसमिस कर दिया. जो पार्शियल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया था उसको भी डिसमिस कर दिया. और जो एक लिमिटेड स्कोप था नेपाल के पास डेमोक्रेसी की तरफ आने का, वो भी ख़त्म हो गया. इस वजह से इस प्रोटेस्ट, इसके रिजेंटमेंट में 2006 में एक बड़ी मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ, जिसको आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, जिसमें एक बहुत सारी पार्टी, 7-8 पार्टीज थी जो मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा था उन्होंने SPA. और इस पार्टी ने इस एक मूवमेंट शुरू हो गई है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें डेमोक्रेट्स भी थे, जिसमें माइस्ट्स भी थे. इस सब लोगों ने मिलकर ये स्ट्रगल लड़ी, और दे प्रोटेस्टेड इन द कैपिटल Kathmandu against the king, and king was forced to step down, or the king, he had to restore the House of Representative, which he had dissolved in 2002. And हालांकि ज़्यादातर ये जो मूवमेंट थी ये नॉन वायलेंट रही, और इसमें जैसे मैंने आपको कहा माइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सब लोग जो थे, एक तरह की मास मूवमेंट बन गई, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रही. नेपाल यहाँ से अपनी ट्रांजिशन करने में कामयाब रहा फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी. लेकिन अभी भी वहाँ पर कई फोर्सेस ऐसी हैं, जैसे अब वो रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट उनका इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है. और अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जहाँ जो अभी भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, है ना. अभी भी कन्फ्लिक्ट जो हैं वो माइस्ट और डेमोक्रेट्स में होते रहते हैं. और
एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी जो है वो सस्पिशियस हैं, कुछ एक सेक्शंस हैं नेपाल की गवर्नमेंट में जो सस्पिशियस हैं इंडिया के रोल को लेकर, कि दे आर सस्पिशियस दैट इंडिया इज समवेयर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर सॉवरेनिटी। और जो भी, हालांकि हमारा काफ़ी हम उसको एक एक नेचुरल फ्रंटियर मानते हैं, एक बफर स्टेट मानते हैं विद चाइना, क्योंकि वो चाइना और हमारे बीच में एक आ जाता है, और हमारा हिमालयन फ्रंटियर भी बोलते हैं हम उसको। और हमारा काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा है नेपाल के साथ। 1950 में हमने एक ट्रीटी उनके साथ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, जिससे कि वहाँ के नेशनल्स हमारे इंडिया में आ सकते हैं, हमारे वहाँ जा सकते हैं, और लगभग इक्वल जो है ट्रीटमेंट, या आप कह सकते हैं राइट्स मिलते हैं लोगों, दोनों जगह के सिटीजन्स को एक दूसरी कंट्रीज़ में। वो बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिना वीज़ा पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं। और हम हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में भी काम करते हैं, आपने गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना होगा। तो ये और किसी कंट्री के साथ हमारी इस तरह के रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन फिर भी अभी बिकॉज ऑफ चाइनाज, आप कह सकते हैं अग्रेसिव पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, तो ये देखने में आ रहा है कि चाइना जो है वो नेपाल को, या नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको किस तरह से एंटी इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और हमारी जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे हम चाहते हैं रेल लिंक इस्टेब्लिश करना नेपाल के साथ, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उनको हेल्प भी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, और हम काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है, जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट में एक टिल्ट जो है नेपाल का थोड़ा सा चाइना की तरफ ज़्यादा दिखता है। और कुछ हद तक हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े से अब जो है वो उतने कोजी और इतने फ्रेंडली नेपाल के साथ नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस स्मॉल वीडियो, और अगले वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।